नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और हम कर रहे हैं फ्री जुडिशरी कोचिंग क्लासेस, राइट। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। व्हाट? सेक्शन नंबर 126 इंडियन एविडेंस एक्ट which has become now section number 132 BSA। सेक्शन नंबर 132 BSA कहो या सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट कही, बात एकदम सेम है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, कहीं भी कुछ चेंज नहीं है। माइनर चेंजेस ड्राफ्टिंग के हैं। क्या किया इन्होंने कि पहले जो टर्म थी 126 में दे हैव यूज द टर्म बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील, इसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है एडवोकेट से। और एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है सर्विस से। बस दो वर्ड का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, डायरेक्ट लैंग्वेज सेम है, एवरीथिंग इज सेम। और आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है जैसे कि आपको इस लेक्चर में पढ़ाया गया है, राइट। और सेक्शन 127 को भी 132 में मर्ज कर दिया गया है। सेक्शन 132 की क्लॉज 3, यानी कि सेक्शन 127 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नाउ सब क्लॉज 3 ऑफ द सेक्शन 132 BSA। कहीं कोई चेंज नहीं है, आपको उसी पैरामीटर पर उसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 126 एंड प्लीज राइट डाउन, very very important for your prelims and very important for your mains and interview. These sections 126 to 129 shall be read by you all together। 126 से लेकर के 129 तक के जितने सेक्शंस हैं इनको आप लोगों ने एक साथ पढ़ना चाहिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड दीज ऑल सेक्शंस स्पेशली 126 read with 129, these are very important for your mains as well। आप समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मेंस में अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि यू विल हैव टू रीड योर टेक्स्ट बुक एज वेल। आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़नी चाहिए। जहां पर केवल प्रीलिम्स का मामला फंसता है, द सेक्शन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ओनली फॉर प्रीलिम्स, तो हो सकता है वहां पर आपका डायरेक्ट से काम चल जाए। बट वेयर आई से यू दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, इट मीन्स व्हाट? दैट यू शुड रीड टेक्स्ट बुक एज वेल। If any section is important for your mains, you should read the textbook as well. And textbooks are both Batuklal and Avtar Singh. ठीक है? Both textbooks are very good, and I think you should read both textbooks if you have time. If you don't have time, you can read anyone. But if you have just like you have time, so you should go through both the textbooks for the better understanding. ठीक है? Please see the language of section 126, what it says, very important। and I am very sure इस क्लास के बाद में 126 से लेकर 129 तक की जो समस्या हो सकती है आपकी जिंदगी भर के लिए हट जाएगी, बशर्ते आप लोग जरा ध्यान दें स्लाइड्स पर भी और जो मैं बोल रहा हूं, तो प्लीज इधर ध्यान देते रहें। 126, नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील shall at any time be permitted। Please see the word, what is permitted? It means बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील को हम कह सकते हैं लीगल प्रोफेशनल, लीगल एडवाइजर। सो नो लीगल एडवाइजर shall at any time be permitted unless with client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment। मैंने स्पेशली इसको येलो कलर किया है and you will have to see this phrase is very important। in the course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney or वकील by or on behalf of his client। so please see this, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, जो पहली बात है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो प्रिविलेज, दीज आर द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन द लीगल एडवाइजर एंड हिज क्लाइंट, एंड द प्रोविजन इज अपॉन द लीगल प्रोफेशनल कि he should not disclose the communications which he had with his client। got it? so this is first, क्या है? no barrister, attorney, pleader और वकील। got it? it means what? no legal advisor shall at any time be permitted to disclose any communication made to him। are you getting this point? उसको जो भी कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज करने के लिए उसको परमिशन, he shall not be permitted to disclose that। okay, it means if he wants to disclose he will be prohibited because these are the privileged
कम्युनिकेशंस। लेकिन कब? इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच लीगल एडवाइजर। तो दिस इज द फर्स्ट। इसको मैं हिंदी में समझाता हूं आपको कि यदि एक क्लाइंट और उसके लीगल एडवाइजर के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुई है, एंड व्हाट इज व्हाट? एनी कम्युनिकेशन। व्हाट इज दिस? एनी कम्युनिकेशन। यू सी लाइक दिस, this is any communication. Any communication means it may be oral communication, it may be written communication, it may be an ordinary communication, it may be very very confidential communication. Got it? This is any communication. Got it? So he shall not be permitted to disclose any communication. कौन सी? Made to him, लेकिन कब? इन दी कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच बैरिस्टर, वकील, प्लीडर, दैट इज लीगल एडवाइजर। मीनिंग दे बाय व्हाट? द कम्युनिकेशन शुड बी इन दी कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज व्हाट इज प्रोटेक्टेड हियर? कम्युनिकेशन। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। तीन देयर आर थ्री थिंग्स। यहां पे देखिए आप लोग, any communication made to him, this is first, see the slide, this is first protected thing here. First category is kya? Communication made to him. Second will come contents or conditions of any document. Let's see it first in the language, kya hai? So this is second category, to state the content or condition of any document with which he became acquainted in the course and for the purpose of his professional employment. ये जो phrase है, in the course and for the purpose of his purpose of his professional employment, ये phrase आपको repeatedly मिलेगा इस सेक्शन में, तो उसको ढंग से याद कर लीजिए आप। in the course and for the purpose of his professional employment। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम। सेकंड कैटेगरी क्या है? contents or condition of any document with which he became acquainted. This is second thing which is privilege here. It means what? कि अगर वकील साहब को कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया, सही है, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स क्या हैं उनकी जानकारी में आ गई, नहीं आ गई? उस डॉक्यूमेंट की कंडीशन क्या है, किस हालत में है, वो उनको पता चल गई। तो अगर वो वकील साहब के रूप में उनके सामने आए हैं कंटेंट्स और कंडीशन, तो दैट लीगल एडवाइजर, दैट एडवोकेट, दैट प्लीडर shall not be permitted to disclose about that. This is the second category. पहली बात क्या थी? Any communication. It is second is what? Contents or condition of a document. And come to third. To disclose any advice given by him to his client. कि वकील साहब ने अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दी? In the course and for the purpose of his employment. तो ये तीन बातें हो गई। अब इन तीन बातों को आप, आई थिंक यू विल अप्रिशिएट दिस यहां से देखिए आपको समझ में आ जाएगी बात सारी। दिस इज समरी ऑफ 126 इन ए वेरी वेरी साइंटिफिक वे। सी दिस, व्हाट 126 इज प्रोटेक्टिंग यू, व्हाट इज द प्रिविलेज अंडर सेक्शन 126? दीज आर द थ्री थिंग्स, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज प्रिविलेज? दिस स्लाइड, ये इस स्लाइड से आपको ये पता चल जाएगा कि सेक्शन 126 है क्या और कौन कौन सी टेक्निकलिटीज है। 126 डील्स विद द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। व्हाट 126 सेज दैट प्लीडर, वकील और लीगल एडवाइजर, व्हाटएवर यू से, ही शैल नॉट बी परमिटेड टू डिस्क्लोज। तो दीज आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड और प्रिविलेज्ड थिंग्स विच शैल नॉट बी परमिटेड टू बी डिस्क्लोज्ड। तो वो कौन कौन सी तीन बातें हैं जो 126 में हैं, यहां से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझे आप बात? तो पहली क्या है? एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम, एज ए एडवाइजर जो उनको बताया गया, जो कम्युनिकेशन हुआ उनके बीच में, दैट शैल नॉट बी परमिटेड टू बी डिस्क्लोज्ड। सेकंड बात, कंटेंट्स और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विद विच ही बिकेम एक्वेंटेड। एंड थर्ड व्हाट? एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट। तो दीज आर थ्री थिंग्स आपको स्पेशली अलग से याद रखना चाहिए।
विच आर प्रिविलेज इन अंडर 126। सेकेंडली क्या है, इट शुड बी इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज इन रेड कलर एंड अदर इज इन green. In the course and for the purpose of his employment means what? Whatever the communication is made to him, it will be protected, it will be privileged only if it is made in the course of his employment as such, for the purpose of his employment. Meaning thereby what? देखो ऐसे, it means it should be during the existence of the relationship of legal advisor and client. It means what? Suppose कीजिए एक वकील साहब मेरे मित्र हैं, as my friend, not as pleader, not as an advocate, then we can say this is not for the purpose of his employment. See, I am disclosing everything. इस सेक्शन में कहां पर क्या क्या छुपा हुआ है, प्लीज समझ लीजिएगा एक बार ढंग से, है ना। तो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो एडवाइस है, ऑल दीज थिंग्स शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इफ इट इज ए फ्रेंडली एडवाइस, इट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। सही है। अब देखो एक खास बात और, इनिशियल लाइन, नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड। Who is prohibited here? Barrister or legal advisor. You can say in one word, legal advisor. If you are an advocate, I am your client, and a communication is made to you by me, and this communication comes overheard by a third person. The question is whether third person can be permitted or not. Third person is not prohibited by this section. Got it? Who is prohibited? The legal advisor is prohibited by 126, not the third person. यहां से क्वेश्चन फिल्म्स में आता है कि whether third person who overhears such communication can be permitted or not. Yes, he can be permitted because he is not prohibited by 126. तो इस लाइन से ही चलता है पता, no barrister shall be permitted at any time. Got it? कहां पर है? It may be any communication made to him, it may be the contents or condition of any document, or it may be any advice given by him to his client. हमने ये भी देख लिया कौन सी communication होनी चाहिए, it should be during the employment होनी चाहिए, not after the, not before होनी चाहिए। सही है। It should be for the purpose of the employment. It means अगर ये friendly advice है तो it will not work। कर लेंगे आप लोग। अब इसका please go to the explanation. What it says, the obligation stated in this section continues after the employment has ceased. The obligation stated in this section continues after the employment has ceased. It means what? वकील साहब थे आप मेरा केस लड़ रहे थे, अब आपसे मैंने अपना केस वापस ले लिया या मेरा केस एंड हो गया, तो now question is whether after that employment comes to an end, whether you will be permitted to disclose? No, because of this explanation. The obligation stated in this section continues after the employment has ceased. It means अगर क्लाइंट की डेथ भी हो गई, कुछ भी हो जाए, अगर वो आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट एज ए क्लाइंट एंड एडवोकेट खत्म भी हो गया, even in that condition you will not be permitted to disclose that communication or about the condition or content of the document or advice given by you to me. उन तीनों में से कुछ भी आप डिस्क्लोज नहीं करोगे बाद में भी। दिस इज अ न्यू फैक्ट, न्यू इंफॉर्मेशन टू यू, एंड यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी आएंगे, मेंस से भी आएंगे आपके पास। ठीक है, पढ़ते हैं। तो ये तो होगा कि व्हाट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। नाउ क्वेश्चन इज व्हेन कैन इट बी डिस्क्लोज्ड। इट मींस व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल। What are the exceptions to this general rule? तो फर्स्ट तो पहली लाइन में छिपा हुआ है, आप देखिए पहली लाइन में क्या है, unless with his client's express consent. It means what? Legal advisor or whatever you say, barrister, attorney, pleader or वकील can be permitted if his client gives express consent. अगर client express consent देता है अपनी,
तब वकील साहब उन सभी कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज करने की उनको परमिशन मिल सकती है, बशर्ते इट इज सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। तो अगर क्लाइंट खुद ही कहे, एक्सप्रेस कंसेंट दे देता है, इन दैट केस इट कैन बी परमिटेड। गॉट इट? ये तो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन कि व्हेन कम्युनिकेशन कैन बी allowed to be permitted to be disclosed with the express consent of client. This is very much clear from the direct language. Now come to the proviso. See this: any communication made in furtherance of any illegal purpose, provided that nothing in this section shall protect from disclosure any such communication made in furtherance of any illegal purpose. कि अगर कोई कम्युनिकेशन इलीगल पर्पस से की गई है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको समझिए पहले आप। दीपक, accused of committing the offense of supplying arms, informs his lawyer Shweta that he has committed the offense and wishes her to defend him. In these circumstances, तो Deepak is an accused and the lawyer is what? Shweta. He says what? कि he has committed this offense and he wants you defend me. So the communication is a privileged one and protected from disclosure. Why? Because this is not for the illegal purpose. It is the mandate of 126. I hope you got it. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, समझिए। श्वेता is duty bound to inform the police? No, because permission नहीं है उनको। श्वेता is duty bound to inform the fact to the magistrate? No, the communication is a privileged one and protected from disclosure. कर लेंगे आप? एक तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? सेक्शन के नंबर पर आ गया। द कम्युनिकेशन बिटवीन लॉयर एंड हिज क्लाइंट इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 126। नाउ थर्ड, दिस illustration B. A client says to B, an attorney, I wish to obtain possession of property by the use of forged deed on which I request you to sue. तो I wish to obtain possession of a property by the use of forged deed. तो this is the communication made for the illegal purpose. जो मैंने आपसे कहा अभी, ये आपकी जो which is not protected. This is provided that nothing in this section shall protect from disclosure any such communication made in the furtherance of any illegal purpose. जब वकील साहब से आप ये कह रहे हैं इस इलस्ट्रेशन में कि आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ फोर्ज्ड डीड, इट मींस व्हाट? दिस इज ए कम्युनिकेशन मेड विद इलीगल पर्पस। अगर आप वकील साहब से इलीगल पर्पस के लिए कुछ कम्युनिकेट करते हैं, दैट कम्युनिकेशन विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। आप समझिए ये 126 का पर्पज क्या है। 126 का पर्पज ये है क्योंकि टेक्निकलिटीज इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है लॉस में कि कोई भी ऑर्डिनरी व्यक्ति अपने आप को मतलब ऑर्डिनरी व्यक्ति उन टेक्निकलिटीज को समझने में सक्षम नहीं है। ही विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ए प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनली हेल्प उसको बेस्ट तरीके से तभी मिल सकती है जब किसी लीगल प्रोफेशनल को सारी बातें सच्चाई उसको पता हो। ओनली वो ढंग तभी एडवाइस कर सकता है व्हाट इज लीगली परमिसिबल फॉर यू। अब जब तक आप मुझे पूरी बात बताएंगे नहीं, हाउ कैन एडवाइज यू? आप मुझे तब पूरी बात बताएंगे जब आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि आपके और मेरे जो बीच में बातें होंगी मैं उसका मिसयूज नहीं कर पाऊंगा लीगली, कि वकील साहब चाह करके भी उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे लीगली। तब आप मुझे बताएंगे अपराध किए और आप मुझे बचाओ, तभी होगा ना ऐसे। तो ये पर्पज ये है। तो पर्पज क्या है कि टू टेक बेस्ट पॉसिबल लीगल एडवाइस फ्रॉम द प्रोफेशनल्स। इट इज नॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉयर, दिस सेक्शन इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइंट, कि क्लाइंट भय मुक्त होकर के अपनी सारी बात ले सके। तो व्हेन देयर इज ए कम्युनिकेशन विद द पर्पज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू सीक द लीगल एडवाइस, it is protected. But when you are communicating to a lawyer for illegal purposes, the very foundation gets, है ना, the very foundation gets distorted. जिस पर
जिस धरातल, जिसकी नींव पर, जिस उद्देश्य के लिए 126 को बनाया गया था वही खत्म हो जाता है। 126 का पर्पज क्या है कि आप लीगल एडवाइस ले पाओ प्रॉपर। 126 का ये नहीं था कि आप इलीगल पर्पज के एडवाइस लोगे आप, इसलिए उन्होंने प्रोविजन डाला। ऐसा होगा कि ये इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पजेस। दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक तो मैंने कोई ऑफेंस कर डाला, मैंने फोर्ज डॉक्यूमेंट की वजह से, ऑन द बेसिस फोर्ज डॉक्यूमेंट्स आई ऑब्टेन्ड द पोजेशन, देन आई केम टू एडवोकेट फॉर माय रेस्क्यू। दिस इज प्रिविलेज because now I am communicating to him with the purpose of his employment as a legal profession. How can you save me now? I have committed murder, please save me. I have committed rape, please save me. I have obtained this property by forgery, please save me. I have committed theft, please save me. This is the professional communication between client and the advocate. This is privileged. There is nothing illegal in that. क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट के पास कौन, एडवोकेट के पास कौन आएगा भाई? कुछ क्राइम करके आओगे, कुछ सिविल रॉन्ग करके आओगे, या कुछ डिफेंड करने आओगे, एज ए प्लेंटिफ आओगे आप, है कि नहीं है? इस उदाहरण में क्या था, सी में, बी में, यू हैव नॉट डन, दिस इज सेकेंड कैटेगरी। यू आर कमिंग इन एडवांस कि मुझे फोर्जरी करनी है, मैं आई विश टू ऑब्टेन द पोजेशन प्रॉपर्टी थ्रू फोर्स डीड। तो दिस इज फॉर इलीगल पर्पज। यू आर अप्रोचिंग द एडवोकेट फॉर इलीगल पर्पज। यू आर नॉट अप्रोचिंग द एडवोकेट फॉर समथिंग फॉर विच 126 हैज बीन ड्राफ्टेड। ओके, तो दिस इज नॉट प्रिविलेज, एंड टू क्लैरिफाई दिस, ए प्रोविजन हैज बीन एडेड टू दिस कि अगर आप इलीगल पर्पज के लिए कम्युनिकेट करते हैं, दैट कम्युनिकेशन विल नॉट बी प्रिविलेज, दैट कम्युनिकेशन विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। Second category, any fact observed by any barrister, pleader, attorney or vakil in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment. जब से उनका एम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ एज एन एडवोकेट, उसके बाद any crime or fraud has been committed. Got it? This fact is observed by legal advisor. Any fact is observed by legal advisor. और वो fact क्या है? वो ये है कि any crime or fraud has been committed. कब से? Since the commencement of his employment. तो वो जो that fact, that commission of that fraud, commission of that crime, that will not be protected. Advocate will be permitted to disclose about that. For example, A being charged with embezzlement retains B an attorney to defend him. A पर कौन सा चार्ज है? एम्बेजलमेंट का, ठीक है। B कौन है? उनका अटॉर्नी है, सही। इसे एम्बेजलमेंट को हम बोल सकते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। In the course of the proceedings, B observes that an entry has been made in A's account book charging A with the sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of his employment. During course of proceedings, जो अटॉर्नी है वो देखते हैं कि एक एंट्री जो पहले नहीं थी, इसके, मेरा जो क्लाइंट है इसके अकाउंट में एक एंट्री पहले नहीं थी, अब बना दी गई है। It means what? This is a fact. This is a fact observed by the pleader that any fraud or crime has been committed, and the offense of forgery has been committed. An entry has been forged since the employment. समझ में आती है ये? This being a fact observed by B in the course of his employment, showing that a fraud has been committed since the commencement of his proceedings, it is not protected disclosure. समझ में बात है? तो तीन प्रकार की चीजें हो गई हैं. There are three exceptions from the 126 itself. If there is express consent of the client, these things can be legal advisor can be permitted to disclose with the express consent. Secondly,
if the communication is made with the illegal purpose, this is not protected. Third, if any fact is observed by the legal advisor that since his employment as such any fraud or crime has been committed, that fact is not protected from disclosure that can be disclosed. तो this is all about 126. तो अब आपको थोड़ा सा पिक्स में देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोटेक्टेड है, क्या क्या प्रोटेक्टेड नहीं है और वो कब नहीं है, जितने भी हैं मैं आपको बता चुका, समअप करता हूं उसको। एक कम्युनिकेशन मेड टू हिम, इस पर प्रोटेक्शन है। कंटेंट्स और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इस पर प्रोटेक्शन है। एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट, दीज थ्री थिंग्स आर प्रोटेक्टेड। गॉट इट? कब प्रोटेक्टेड है? when these are in the course and for the purpose of his employment as such. It means it should be during the existence of relationship होना चाहिए, it should be for the purpose, ये कोई friendly advice नहीं होना चाहिए, सही? And because of this line, no barrister, पहली line, no barrister, attorney, pleader or वकील shall be permitted. It means what? Legal advisor, not on the client. Client खुद disclose करना चाहे वो कर सकता है. If third one comes to know, over here such third person can disclose it, only barrister is prohibited. सही है? और प्रोविजो आ गया, कहां हो सकता है? अब क्वेश्चन आपने देख ही लिए, 126 पर आया क्वेश्चन, एप्लीकेशन पर आ गया, कौन सी कम्युनिकेशन प्रिविलेज है? द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 126 एविडेंस एक्ट एक्सटेंड्स टू कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी लीगल डिजाइन, नहीं है, एक्सेप्शन है नहीं तो। एनी फैक्ट ऑब्जर्व शोइंग द कम्युनिकेशन ऑफ एनी ऑफेंस और फ्रॉड कमिटेड सिंस कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस पर भी नहीं है, तो नीदर ए नोर बी। तो जो लैंग्वेज से क्वेश्चन आ गया कि प्रोटेक्शन कब अवेलेबल नहीं है। लीगल एडवाइजर कैन डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन आफ्टर हिज क्लाइंट्स डेथ, आया ना? नहीं कर सकता। लीगल एडवाइजर कैन डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन आफ्टर द रिलेशन विद हिज क्लाइंट हैज एंडेड, नो, एक्सप्लेनेशन ने मना कर दिया था। कैन नॉट डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन इवन व्हेन द रिलेशन इज एंडेड और क्लाइंट हैज डाइड, दिस इज राइट ऑप्शन, सही है। इलस्ट्रेशन ए क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी, आई हैव कमिटेड फोर्जरी, माइंड इट, he has committed forgery and I wish you to defend me, मैं चाहता हूं कि आप मुझे डिफेंड करो, तो this is the communication made to him for such employment, it is protected। इसी इलस्ट्रेशन पर क्वेश्चन आया हुआ है, सेम इलस्ट्रेशन की लैंग्वेज है। ए क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी, पढ़ लिया आप लोगों ने। सेकेंड इलस्ट्रेशन पर क्वेश्चन बन गया। ये सभी क्वेश्चन आपको जुडिशरी के एग्जाम में आए हुए हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन सी, ऑल अबाउट 126 कर लेंगे आप लोग। अब नाउ कम टू 127, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पर कौन कौन से की फ्रेजेस हैं देखो। 127, सेक्शन 126 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एटसेट्रा, the provision of section 126 shall apply to interpreters and the clerks or the servants of barristers, pleaders, attorneys और वकील। इवन व्हाट, इन तीन शब्दों को आप ढंग से हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इन तीन शब्दों से फ्रेज से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। 127 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स ओनली। सी दिस, इंटरप्रेटर्स, क्लर्क्स और सर्वेंट्स, दो क्वेश्चन कैसा आया हुआ इससे चल जाएगा पता आपको अभी। The provisions of section 1, see this side please. The provisions of section 126 of Evidence Act dealing with the confidentiality of professional communication shall apply to clerks or barristers, servants or interpreters. D, all of the above. This question has come in Haryana judiciary exam. So clerks भी हैं, servants भी हैं और interpreters भी हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? D, all of the above। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर किसी ने केवल हेडिंग याद करी है तो केवल इंटरप्रेटर याद रहेगा,
क्लर्क और सर्वेंट्स हो सकता है वो मिस कर डाले और ऑल ऑफ द वर्ब को ना टिक करे फिर वो, क्योंकि उसके दिमाग में क्या फिट रहेगा, ओनली इंटरप्रेटर्स। तो प्लीज माइंड इट, यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल थ्री वर्ड्स, इंटरप्रेटर्स, क्लर्क्स और सर्वेंट्स एज वेल। कर लेंगे। दिस इज 120। सो दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको? एंड इफ यू रियली थिंक कि वी हैव डन जस्टिस टू योर स्टडी, न्याय किया है हमने आपकी पढ़ाई में, कहीं कुछ हेल्प की है आपकी, आपके दिल को कुछ टच करता है हमारे एफर्ट्स को, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करना, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद में फिर मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए हमारी जो वेबसाइट है vidhijudical.com, उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। उसको हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं, आप उसको लगातार रेगुलरली विजिट करते रहिए कि अब क्या कुछ नया आया है क्या। और हमारा अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें हम नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं फिर आपको कि न्यू कोर्सेज जो हमने अपलोड कर दिए हैं, न्यू क्या क्या हमारे पास नया नया है, वो हम आपको एक मैसेज के थ्रू भी भेजते रहते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हमारी vidhijudical.com वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर करें, हमारे ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि देखिए अभी 3 इयर्स का प्रैक्टिस जो मैंडेटरी कर दी गई है एज एन एडवोकेट, तो उससे आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम को और अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव यूज़ कीजिए आप, है ना। आपको उसमें वैसे भी साल 2 साल तो वैसे भी लगते ही हैं, तो अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी है उसमें जो भागम भाग में जो कमियां रह जाती हैं वो कमियां ना रहें, और अपनी तैयारी को इस तरीके से कर लीजिए कि इन ज़िंदगी में 2 बार एग्जाम देना ना पड़े, बस एक ही बार में हो जाए बस। और जो मैं कहता हूँ जिन डिस्ट्रक्शन से आपको बचना है वो वही रहेंगे, सेम रहेंगे। रिवीजन का महत्व तो आपको समझना ही है। सेकेंडली आपको डिस्ट्रक्शन से बचना है। सेल्फ, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे, बी सेल्फिश, अपने को पहले स्टेबल कर लीजिए, अपना कैरियर ओरिएंटेड, अपना कैरियर को प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद में दुनिया जहान की समाज सेवा करना आपका परम धर्म होना चाहिए, लेकिन तब तक पहले अपने आप को शक्ति अर्जित कीजिए, तब तक अपने आप को स्टेबल कीजिए, उस लायक कीजिए कि आप किसी के लिए कुछ कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।